नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फेडरलिज्म चैप्टर। हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। बहुत सारा इजी सा चैप्टर है और थोड़ी चीजें हम लोग प्रीवियस ईयर से करेंगे, थोड़ी चीजें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से करेंगे। एक मिक्स मैच वाला पूरा सेशन रहेगा। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो करते हैं हमारे फेडरलिज्म चैप्टर को स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। 2020 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन फेडरेशन। Hindi was identified as official language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages. English can be used along with Hindi for official purposes. बताओ बच्चा जल्दी से। मैम PYQ और सैम्पल पेपर विच इज मोर इम्पोर्टेंट? आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। आई वुड रैदर सजेस्ट बच्चा दैट यू शुड पहले डू PYQ because you will get a fair idea what kind of CBSE is asking regardless of the question paper. क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे मतलब सैम्पल पेपर तो लास्ट के लिए रखो, हमेशा PYQ पे ज्यादा फोकस करो। बिकॉज बच्चा एक छोटू सा चैप्टर है तो मतलब उसमें CBSE कैसे ही क्वेश्चन बना देगा, है ना। सिंपल सी बात तो ये कि वो कैसे ही क्वेश्चन बना देगा। इट हैज ओनली लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन। अगर मेरे पास 4 या 5 पेज का चैप्टर है, 10 पेज का चैप्टर है, तो मैं उसमें कितने साल से कितना कुछ नया तो ऐड हो नहीं रहा है, सेम ही चैप्टर है, एक दो चीजें डिलीट और हो जाती हैं। तो आप PYQs पर अगर फोकस करोगे तो दैट विल हेल्प यू स्कोर मोर एंड मच बेटर मार्क्स। ठीक है, क्योंकि CBSE कुछ नहीं करता है, वो लैंग्वेज के साथ बहुत रोल प्ले करता है और बच्चों को लगता है कि ब्रांड न्यू क्वेश्चन आ गया कोई। बताओ जल्दी से बच्चा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ये तो सबका ही सही है, तीनों ही सही है। ठीक है, यस, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 21 तो नहीं है, 22 है। लेकिन आपको नजर आ रहा होगा, आपको एक चीज सिंपल सी नजर आ रही होगी बच्चा, 21 के साइड में हिंदी को भी काउंट किया है। बिसाइड्स हिंदी प्लस 21 इज इक्वल टू 22। तो येस देयर आर 22 लैंग्वेजेस। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हर साल बच्चा इस पोर्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि मैम हमने तो 22 पढ़ा था, यहाँ पर तो अरे मैम ये 21 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस। So you have to count Hindi as well and hence it will become 22. Yes, English is also used for official language along with Hindi. बिकॉज बच्चा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जो हमने चैप्टर पढ़ा भी है क्लास 9th में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रूल बुक जो बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज की बात आई तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज एज वेल एज ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी के काम करने के लिए बोला गया। लेकिन जो साउथ इंडिया से लोग थे विच डू नॉट अंडरस्टूड हिंदी, जितने भी साउथ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव थे बच्चा, उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट बैक किया कि नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश भी ऐड हो। तो देन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स वर लाइक ठीक है, हम नेक्स्ट 15 ईयर्स तक हिंदी इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग हिंदी के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज तक बच्चा एज इट इज चल रहा है, वो 15 साल आज तक नहीं आए। आज दोनों ही लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि एग्जाम देना और पुलिस कंप्लेंट्स करना या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, एप्लीकेशंस लिखना, लेटर लिखना, ये सब आज में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग यही होता है। ठीक है, चलो जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आता है तुम्हारा, है ना, एडमिट कार्ड देखा होगा आपने अपना, इंग्लिश में लिखा होता है, उसमें तमिल तो नहीं लिखी होती है ना। चलो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बहुत सारे लोग तमिल बोलते हैं इंडिया में, बट देयर आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिनमें ऑफिशियल जो कार्रवाई होती है ना, है ना, है ना, है ना, वेरी गुड। यस एग्जैक्टली मान्या, वेरी नाइस। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा वी हैव टू रेस्पेक्ट। मेजरली 2 लैंग्वेज तो सब समझ जाता है, जो हिंदी नहीं समझता वो इंग्लिश समझ लेता है, जो इंग्लिश नहीं समझता वो हिंदी समझ लेता है। और हमारा जो पूरा पढ़ाई होता है वो भी दोनों लैंग्वेजेस में होता है ना। चलो, मे बी बी, लेट्स सी। सुमित सही हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो, बी ही करेक्ट आंसर है। बट एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंस, और जहां पर भी चेक एंड बैलेंस आएगा बच्चा तो आपको पता होना चाहिए, और इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वर्टिकल है। ठीक है, आज समझ लो, फिर उसके बाद कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी इस पूरे चैप्टर में। देखो, यहां पर हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और ये होते हैं सेम लेवल पर। ठीक है, और सेम लेवल पर जैसे कुछ होता है, जैसे एक चिड़िया है और सारी चिड़िया एक ही टहनी पर बैठी हुई है ना, सारी चिड़िया एक ही, मतलब कि इस टहनी पर बैठी हुई है। लेकिन हमारे इस पूरे के पूरे लेवल पर 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं
और वो तीनों बिल्कुल इक्वल लेवल पर हैं, वो लोग कौन कौन से होते हैं वो बता दो। फिर ऑन दी अदर हैंड बच्चा आता है हमारे पास, ऑन दी अदर हैंड वी हैव वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये होता है, यहाँ पर एक टहनी पे नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जो बड़ा बड़ा चिड़िया होगा, है ना, या फिर चील या फिर वो बड़ा चील होगा वो ऊपर बैठा होगा, है ना, या फिर वो कहानी के दादाजी भी हो सकते हैं, लाइक ऑब्वियसली ही और शी कुड बी कहानी के दादाजी। देन थर्ड सेकंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल। ठीक है, ये पूरा नोट डाउन कर लेना जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपको ये चैप्टर ही पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर होता है सबसे नीचे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर होती है लोकल गवर्नमेंट जो हमारे और आपके एरिया में मिलती है। या तो लोग इंडिया में रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं, या फिर लोग कहाँ रहते हैं बच्चा, अर्बन एरियाज में, या फिर लोग शहर में रहते हैं। दो ही जगह रहता है। आई डोंट थिंक कि कोई चांद पर रहता होगा। क्या कोई हमारी क्लास में है जो चांद पर रहता है? देन बच्चा वी हैव, यहाँ पर हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ये पूरे स्टेट को संभालती है। और फिर है हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन को संभालती है। इसको प्यार से हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, यूनियन भी बोल देते हैं, नेशनल भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। एंड यहाँ पर कौन कौन आता है ये भी आपको जानना होगा। यहाँ पर आते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लेजिस्लेचर। ये वही लेजिस्लेचर है बच्चा जिसमें सारे के सारे लोग बैठने जाते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, सुना होगा आपने क्लास 8-7 में, ये सब पढ़ के आए हो। फिर होता है इसमें एग्जीक्यूटिव बच्चा, जो मेंबर्स होते हैं, है ना, हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग आते हैं इधर। और फिर आती है जुडिशरी। तो सबसे पहले आपको जो है बच्चा यहाँ पर क्या होता है ये चीज समझनी होगी। तो ये कानून को बनाने वाला होता है, ये कानून को फॉलो करवाता है बता बता के, और जो फॉलो नहीं करता है उसको सजा सुनाता है। दिस इज हाउ ऑल ऑफ दीज 3 ऑर्गन्स वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है इस चैप्टर के। इस चैप्टर में जितना बच्चे ने ये समझ लिया, अब उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। बट ऑल्सो बच्चा रिमेंबर दैट एग्जीक्यूटिव ऑल्सो हैव 2 पर्टिकुलर। एग्जीक्यूटिव के पास भी यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एग्जीक्यूटिव में कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो मैम सिर्फ और सिर्फ एक एज के बाद ही रिटायर होते हैं, और कुछ होते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में आप क्या बता सकते हो मुझे? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, ये बताओ जल्दी से। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में और ये सारी चीजों में क्या बता सकते हो मुझे? एनीबडी विल ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कोई है हमारे बीचों बीच जो हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आता है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन बच्चा। जब भी हम बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग परमानेंटली हैं, चाहे कोई भी सरकार। आपको पता है इंडिया में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है मैम, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। डज नॉट मैटर किसी ने, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ जब 60+ हो जाते हैं तो रिटायर होते हैं। अगर बीच में ही कुछ कर देते हैं तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। तो ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कि सरकार किसी भी आ सकती है, लेकिन एसडीएम, डीएम, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स विल रिमेन सेम ओनली। फिर आता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल एमएलए एंड एमपीज। ये लोग मैम हर 5 साल बाद चले भी जा सकते हैं और शायद रह भी सकते हैं। तो ये टेम्पररी लोग होते हैं, दे आर नॉट हेयर कि ये 60+ ईयर तक रहेंगे, या इनका कोई रिटायरमेंट होता है ना। वेरी गुड एवरीवन, वासुदेव, वेरी गुड स्वाति, एवरीवन दैट्स करेक्ट, है ना, एग्जैक्टली। यहाँ पर यूपीएससी वगैरह से लोग आते हैं, नॉट एग्जैक्टली ओनली फ्रॉम यूपीएससी बट अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के पीसीएस होते हैं एंड यूपीएससी होता है, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। कोई टैक्स का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई एंटी करप्शन संभाल रहा है, कोई रॉ संभाल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया हुआ है, कोई पेंशन के डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इतना आपने अगर पढ़ लिया ना तो चैप्टर आपके समझ आ जाएगा। तो अब आपको समझ आया थोड़ा चेक एंड बैलेंस कहाँ पर हो रहा है, यहीं पर होता है। चेक एंड बैलेंस इसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा होता है बच्चा, जहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे पर चेक करते रहते हैं, सो दैट पावर इज शेयर्ड इक्वली। पावर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कल को पता चला किसी एमएलए एमपी ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, तो जुडिशरी में भी लाइक भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर दिया आपने। पार्लियामेंट में तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो फटाफट से। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज पंचायत समिति फॉर्म? पंचायत समिति कैसे बनती है? बाय फ्यू ग्राम पंचायत व्हेन आर ग्रुप टुगेदर,
बाय मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद, बाय ऑल एमपीज एंड एमएलएज इन द ब्लॉक, नन ऑफ द अबव। डी तो नहीं है आंसर। अब आप बताओ मुझे कौन सा आंसर आप लोग करोगे। पंचायत समिति कैसे बनती है? जब कुछ ग्राम पंचायत साथ में आ जाते हैं, कुछ गांव की जो पंचायत है वो साथ में आ जाते हैं, तो पंचायत समिति बनती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये कौन से लेवल पर होता है? ये लोकल लेवल पर की गवर्नमेंट होती है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल प्रशासन को संभालते हैं। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। चलो जल्दी से बताओ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आराम से करना। What type of distribution of power does the Indian Constitution provide for? अब इसके ना दो आंसर हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी वेग है। अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमें ये नहीं बता रहा है कि ब्रो आपने पूछा क्या है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन के रेडी हुआ था, और अब अभी रिसेंटली हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट भी करा है। आई डोंट नो आपके स्कूल में कुछ ऐसा आपके उसके बारे में कुछ बताया नहीं। 26 नवंबर 1914 को बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तब हम दो ही लेवल पर पावर को शेयर करते थे। ठीक है, तो तब हम क्या करते थे बच्चा, यहाँ पर हम लोग जो है दो ही लेवल पर पावर को शेयर करते हैं। दैट वाज, या तो मैम हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट होती थी, जो कि जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, और प्यार से हम उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। और उसके बाद होती थी स्टेट गवर्नमेंट। इतना हमारे पास एग्जिस्ट करता था। और ये बात है 1949 की, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े हो गए और हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। अराउंड 1990 से लेकर 1992 के बीच में हमें अक्ल आई कि नहीं, हम लोग ना बहुत सारे लेवल पर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, शायद हमें ना एक और लेवल ऐड कर लेना चाहिए। तो दो लेवल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ये तो यहीं पर कॉपी पेस्ट कर दो। और तीसरा आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया नया, ताकि हम लोग बिल्कुल ग्राउंड से डेवलपमेंट कर सकें, ताकि एकदम जो पैसा है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगे। सो दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया। लेकिन अब क्वेश्चन में इतना वेगली पूछा है कि ये नहीं पूछा कि पहले का पूछ रहे हो या दूसरे का पूछ रहे हो। अब हम एक काम करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप मुझे बताना कि पहले का पूछा है कि बाद का पूछा है। ठीक है, चलो इसी पूरे को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आंसर है हमारा क्या है, टू फोल्ड। अब आप बताओ टू फोल्ड है तो मतलब कौन सा पूछा है, जल्दी से बोलो। यस, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ कि अगर 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 आंसर टू फोल्ड आया तो कब का पूछा है, कब का पूछा है। नो नो बच्चा, एवरीथिंग मैं पूरा पढ़ाती हूँ, फॉर इकोनॉमिक्स वगैरह, जियोग्राफी, सिविक्स, सब कुछ, हिस्ट्री ऑल्सो। पहले का पूछा है, एग्जैक्टली तो मतलब अब आप अपने दिमाग से आंसर कर सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आते हैं, वो आपसे वेगली नहीं पूछेगा, और क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे उसको चैलेंज कर देंगे कि एज सच हमें सीबीएसई एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, तो बच्चे उसको चैलेंज कर देता है, उसके मार्क्स फिर सबको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो बच्चा आप याद रखना कि इनिशियली पूछा हुआ है। तो लेट्स से कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दो ही टाइप का था। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास कुछ फिल इन द बॉक्स वाले क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, कुछ आइडिया है ये क्या पूछ रहा है आप लोगों से। The subject that do not fall in any of three lists are called as dash subject. अब पावर को और शेयर करने के लिए हमने ना बोल भी दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि जैसे किशोर सर है ना। अब मान लो कि बच्चा जैसे किशोर सर है, अब किशोर सर ही मैथ्स पढ़ाने लग जाए, किशोर सर ही साइंस पढ़ाने लग जाए, किशोर सर भी इंग्लिश भी पढ़ाने लग जाए, हिंदी, संस्कृत, एवरी कंप्यूटर सब कुछ किशोर सर पढ़ाने लग जाए, तो एक तो सर के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। सर के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि अगर कोई टीचर साइंस भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा है बहुत सारी चीज़ों के साथ। बिकॉज इन ऑर्डर टू टीच अ स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तो बच्चा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही हुआ, कुछ लिस्ट बनाई गई और डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पावर दी गई। तो जब इनिशियली हमने लिस्ट बनाई तो हमारे पास 4 लिस्ट थी। जैसे कि हमने बोला कि ये नेशनल लिस्ट है, ठीक है, यूनियन की लिस्ट है, मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेशनल गवर्नमेंट देखेगी, यूनियन लिस्ट है। और इस लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, उनको कौन संभालने वाला था, उनको बच्चा आपकी गवर्नमेंट संभालने वाली थी, जो नेशनल गवर्नमेंट है, जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि गुजरात की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट, है ना, राजस्थान की गवर्नमेंट। उसके लिए हमने बनाई स्टेट लिस्ट। लेकिन हमारे पास, आपको याद रखना है, हमारे पास याद रखना है, ध्यान से सुनना, हमारे पास याद रखना है कि इस पर डिसीजन स्टेट लेगी। जो भी स्टेट के मैटर होंगे, स्टेट खुद अपने ऊपर, वो अब मोदी जी को फोन नहीं करेगी, मोदी जी मैं क्या करूं, मेरे हरियाणा में तो ऐसे हो गया, वो हो गया, नो। ठीक है, वो अपने मुद्दे खुद संभालेगी। फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें थी कि कुछ ऐसी बातें भी तो हो सकती हैं जो इसके लिए भी बराबर हो और इसके लिए भी बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमारे पास आ गई कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट हमने बनाई एक ऐसी लिस्ट जिसमें ये दोनों लोग टीम बना के काम करेंगे। सो S+N। सो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जैसे हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो हम अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे पहले SST पढ़नी है या मुझे पहले मैथ्स पढ़ना है या कुछ भी। लेकिन अगर आपको कलेक्टिवली फैमिली का कुछ डिसीजन लेना होता है तो पूरी फैमिली बैठ के डिसीजन लेती है ना। आपसे भी पूछेंगे आपके रूम में कुछ चेंजेस कराना है तो दिल आस्क यू, या फिर आपको बर्थडे में जाना है किसी के तो आप कैसी ड्रेस पहन के जाओगे, आप कौन सी गिफ्ट लेके जाओगे, तो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं तो हम खुद देख लेते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं तो टीम डिसाइड, मतलब पूरी फैमिली या टीम जो भी होती है वो डिसाइड कर लेती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपकी जो टारगेट 95 सीरीज चल रही है ना, ये सब पूरी टीम ने बैठ के डिस्कस किया था। मी, कृषि मैम, भूमिका मैम, किशोर सर, एवरीथिंग वी सैट डाउन एंड डिस्कस कि हमें क्या सीरीज अभी इस टाइम करनी चाहिए। तो एज अ टीम वी डिस्कस, लेकिन हम क्लास में क्या पढ़ाएंगे वो हमारा इंडिविजुअल हमेशा थॉट होता है। तो बच्चा, जब कुछ डिसीजंस दोनों को लेने पड़े, लेकिन हम लोगों को एक और बात पता होनी चाहिए, कुछ हमारे पास इसके अलावा भी ऐसे सब्जेक्ट बच जाते हैं जो जब ये लिस्ट बनाई थी तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कौन से वो सब्जेक्ट हो सकते हैं? जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दैट वाज 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर लिया था, कुछ टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब। वो कौन से सब्जेक्ट थे? वो थे इंटरनेट से रिलेटेड, वो थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो थे AI से रिलेटेड, वो थे आपके वाईफाई, इंटरनेट, साइबर क्राइम से रिलेटेड। पहले कब होता था भाई? इंस्टाग्राम कहाँ होता था, व्हाट्सएप कहाँ होता था, फेसबुक कहाँ होता था, ट्विटर कहाँ? लोग एक दूसरे को इंटरनेट पर कुछ कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते थे, कहाँ उनके खिलाफ एक्शन लेते थे? ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कंप्यूटर था ही नहीं, इंटरनेट दूर दूर तक नहीं थे। अब इनसे रिलेटेड अगर कुछ धोखेबाजी हो जाए, इनसे रिलेटेड कोई कानून बनाना हो, तो उसके लिए हमने एक नई लिस्ट प्रिपेयर करी थी, और जिसका मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमने उसका नाम लिखा था रेसिडरी सब्जेक्ट, कि जो बचे कुछ सब कुछ अभी आने वाले साल में ऐड होंगे तो वो होगी रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी का मतलब ये होता है बचा हुआ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, चलो, सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर रेसिडरी हो जाएगा। चलो, अब मैंने आपको बता दिया, बताओ मुझे जल्दी से एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको बता दिया, बट रिपीट आफ्टर मी। चलो निशी, वेरी गुड, वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड क्रिश। ये आएगा एग्जाम में, यस। AI, यस। मैरिज एंड डाइवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैरिज इन द सेंस, मैरिज दो लोगों की भी हो सकती है, लाइक समबडी वाज फ्रॉम हरियाणा, समबडी वाज फ्रॉम पंजाब, तो वो लोगों ने भी शादी करा है। कोई तमिलनाडु से था तो कोई महाराष्ट्र से था, उन लोगों का भी शादी हो सकता है। तो दो स्टेट भी शादी करा, और बहुत बड़ा कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो बच्चा उसको दोनों लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, मतलब नेशनल स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। चलो चलो चलो, अच्छा हाँ, इसमें इसमें कॉन्करेंट में एक और आता है, अडॉप्शन, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आती है कॉन्करेंट में। अडॉप्शन पता है क्या होता है? जो बच्चा गोद लेते हैं लोग। अब इसमें, अब जरूरी नहीं बच्चा, इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इट इज नॉट अ जोक टू अडॉप्ट, बच्चे अडॉप्ट करना जोक नहीं इंडिया में। बहुत सारे साल लगते हैं, लाइक 3-4 ईयर्स एटलीस्ट मैक्सिमम। वो आइडेंटिफ आपकी पूरी आइडेंटिटी निकालते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, वो देखते हैं कि सही में आप रख पाओगे एंड आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हो सकता है बच्चा कि अब ऑनलाइन आप अप्लाई करो तो यू नेवर नो कि आपको कौन से स्टेट से जो है कोई बच्चा अडॉप्ट करना है, कौन से ऑर्फनेज से आपको बच्चा मिलेगा और आप उसको अडॉप्ट करोगे। सो होता है कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो, और हाँ, सिंगल पेरेंट को कभी बच्चा अडॉप्ट करने का मौका नहीं मिलता है। अगर सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, दे जस्ट कैन नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रंस इन इंडिया, वो अभी नहीं है। अगर आप एक कपल हो और आप मतलब एलिजिबल हो, बच्चे को रख सकते हो, आपकी इनकम कितनी है, आप अच्छे इंसान हो, सारे चेक वो होते हैं, मतलब चेक वर्क करते हैं, क्रॉस चेक, तभी बच्चा आपको हैंड ओवर करते हैं। ऑब्वियसली एक बच्चे के साथ भाई आप क्या ही कर दो, फिर कुछ भरोसा थोड़ी है, ठीक है।
तो अडॉप्शन करने के लिए बच्चा, यू नेवर नो कि महाराष्ट्र का कोई कपल है उसको दिल्ली से बच्चा ऑर्फनेज से लेके आना है, या दिल्ली का कोई कपल है उसको जो है तमिलनाडु जाना है, तो इट डिपेंड्स। तो इसलिए जो अडॉप्शन जैसे टॉपिक्स होते हैं वो जिसमें दोनों लोगों का चलेगा, सेंटर का भी चलेगा और स्टेट का भी रूल चलेगा, तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे चलता सेंटर का ही है, मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट का ही चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। ये कोई बच्चा बता सकता है हम लोगों को, ये एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज एक्चुअली गिवन टू वुमेन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? कोई है जो हमें बता सकता है ये पूरी कहानी? Yes, that's correct, Kalpana. That's correct, King Gamer. Very good, Kala. Very good, Swati. Alpha Gaming, Harsh. हर्ष थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा हो गया है। चलो, वेरी गुड एवरीवन, दैट इज़ वन। अब बहुत सारे बच्चे इसमें 33%, 33.33% भी लिख रहे हैं, जिसको फ्रैक्शंस में 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3 जो सीट्स होती हैं वो हमेशा वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल पर होती है? 100 में से 33 सीट्स हमेशा वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पर होता है, और वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी रिसेंट में ही आपका एक लॉ पास हुआ है कि अब वुमेन को हर लेवल पर रिजर्वेशन मिला करेगा। सो अभी रिसेंट में ही कानून पास हुआ है। सो आने वाले इलेक्शंस में होप्स हो कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा। 33% सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स, अब 53, इसका 33% वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो ये प्रोविजन अभी रिसेंट में ही आया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33% है, 1/3 जो भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। Which institution has been created in each state of India to conduct पंचायत and municipal elections? बोलो बच्चा। एक बच्चा कह रहा है ये सुंदर लग रही हो, मुझ पर गई हो। वाह बेटा, तारीफ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वेरी कैजुअल तरीका। म्यूनसिपालिटी देखो, आ जाओ, इसको भी समझते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ ध्यान से। दिस यू हैव टू रिमेंबर इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में बहुत कम आएगा। शुरू से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। ठीक है, 26 जनवरी को अप्लाई कर दिया था पूरे इंडिया में 1950 को। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण स्वराज वाला दिन था, तो उसको सेलिब्रेट करना था। ये दिन आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। ओके बच्चा, ये दोनों दिन आपको याद रखना है। ये अगर आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद होंगी। दीज आर नॉट न्यू, ये कोई आइंस्टाइन के नए नए इन्वेंशन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से सुनो। जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो मैंने आपको अभी बोला था कि इंडिया में उस टाइम दो ही टाइप की गवर्नमेंट होती थी, विच वॉज यूनियन गवर्नमेंट या फिर इसको बोलो नेशनल गवर्नमेंट। क्या ये बात मैंने अभी आपको नहीं बताई? अभी तो बताई सारी बातें, है ना। और दूसरे लेवल पर होती थी दूसरी गवर्नमेंट, विच वॉज द स्टेट गवर्नमेंट। क्या मैंने आपको नहीं बताई ये बातें? अभी सारी चीज़ें ये मैंने आपको बताई। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास एक ही इलेक्शन बॉडी होती थी, एक ही इलेक्शन बॉडी होती थी। ये टेढ़े क्यों नजर आ रहा है भाई स्क्रीन पर? मैंने तो सीधा लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट रिपीट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बच्चा आपको बताया कि इट वॉज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट दो ही टाइप की गवर्नमेंट होती थी। लेकिन इवेंचुअली हमने रियलाइज करा कि इनसे हमारा काम नहीं चल रहा है, वी नीड मोर। लेकिन ये भी आपको चीज़ याद रखनी होगी बच्चा, जब हमारे पास ये थी तो इन दोनों का इलेक्शन उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही एग्जिस्ट करता था। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, यही लोग एग्जिस्ट करते थे, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन करवाते हैं ये दोनों के इलेक्शन कमीशन कराता है। लेकिन मैम ये जो यहाँ पर पूछा है वो पूछा है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, विच बेसिकली मीन्स लोकल गवर्नमेंट है ये, है ना। ये हमारे मैम डिसेंट्रलाइजेशन से बाद में ऐड हुई है।
है ना, ये हमारे बाद में ऐड हुई है, ये तो मैंने अभी बताया आपको, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये 1992 में ऐड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और डिसेंट्रलाइजेशन, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि जब पावर सेंटर से लेके या स्टेट से लेके थोड़े लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। नया हमने नाम रखा है इसका लोकल गवर्नमेंट, जो इंडिया की थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, हमने इसका नाम रखा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब हमने इसका नाम रखा तो आपको एक चीज ध्यान से समझनी होगी। लोकल लेवल का जब हमने इसका नाम रखा तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि मैं तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी संभाल रहा हूँ, इतनी सारी स्टेट है, इतने सारे नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होते हैं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए इलेक्शन कमीशन ने 1992 में, आप इसके लिए कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। और बच्चा जब नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो उसका नाम रखा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक नया कमीशन बनाया गया अब, और ये इंडिया में पंचायत यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल लेवल के गवर्नमेंट कराता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप SEC भी बोल सकते हो। आया समझ में कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, अभी आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना था। ठीक है, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया में आज भी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि मैं दो इलेक्शन करवा सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे ऊपर तीसरे की जिम्मेदारी मत दीजिए, ये तीसरे की जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। और उसी दिन बच्चा 1992 के टाइम पर जब ये नई चीज ऐड हुई थी तो उसके लिए हमने एक नया कमीशन भी ऐड किया था कि हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, ये टीम अलग होती है, ये टीम अलग होती है। ठीक है, ऑल दो सबसे पावरफुल यही है, क्योंकि तुम थोड़ा समझ ही गए होंगे कि क्या पूरा सीन चल रहा है। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हमें पढ़ना भी था। अब आप बोलोगे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर हम रहते हैं, है ना, घर से बाहर निकलते ही या तो आपको आपका गांव नजर आता होगा, है ना, गली मोहल्ले नजर आते होंगे, अर्बन एरिया आपकी सिटी नजर आती होगी। तो आप सिटी में रहते हो, अर्बन एरिया में? जल्दी से मुझे बताओ, बताओ जल्दी से, आप लोग कहाँ रहते हो, अर्बन एरियाज और सिटीज? वेरी गुड। चलो, अब लोकल एरिया का भी वेरिएशन होता है। लोकल एरिया में भी वी जस्ट कांट से लोकल एरिया। लोकल एरिया में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो आप अर्बन एरिया में नहीं रह रहे हो, आप रूरल एरिया में रह रहे हो, है ना। वो भी पॉपुलेशन बेसिस पर होती है, फैसिलिटी बेसिस पर होती है, सड़कों के बेसिस पर होती है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग उसके बेसिस पर होती है। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ, ये चीज मैं आपको एक बताना भूल गई हूँ, ये देखते हैं, आप पहले आंसर करो फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। विच गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडरी सब्जेक्ट्स इन इंडिया? मतलब जो रेसिडरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनका मतलब ही रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट होता है, पर पावर कौन लेजिस्लेट करता है? लेजिस्लेट मतलब चलती किसकी है, पावर उसके लिए कौन बनाता है? अब बच्चे जैसे यूनियन में यूनियन बनाएगा, नेशनल लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट में स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट में दोनों मिलके। लेकिन जो रेसिडरी है, जो रिसेंट में ही ऐड हुआ है, उस पर भी यूनियन गवर्नमेंट का चलता है। मोदी जी का जो गवर्नमेंट चल रहा है, जो इंडिया का गवर्नमेंट होता है, वही चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है लोग इंटरनेट पर बहुत इजीली हेट कमेंट्स करते रहते हैं, और एक दूसरे के लिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, जैसे कोई मैच वगैरह भी हार जाता है क्रिकेटर तो उसको भी जो है अपशब्द बोलने लगते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत सारे सोसाइटी में, और वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में, और किसी को बुरा भी लग सकता है, एंड इट इज़ ह्यूमन नेचर टू फील बैड अबाउट इट। किसी को भी बुरा लग सकता है किसी भी टाइम। सो आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि आप सोशल मीडिया पर क्या बोल रहे हो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल पावर दी है। ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को चार बात बोल के चले जाओ, अगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा करेगी, ऑब्वियसली दिल रिएक्ट। आप किसी को बुरा बोला अपने मन से नहीं बोल सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ, विराट कोहली एक बार मैच हार गए थे,
और फिर उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने कुछ बुरा-बुरा लिख दिया, उन्होंने कुछ अकाउंट्स उठाए, उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। फिर वो कंप्लेन सीबीआई उसमें क्राइम ब्रांच में चला गया, जो इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम्स देखते थे। फिर उन लोगों ने उनका आईपी एड्रेस निकाला, फिर उन लोगों को सज़ा सुनाई, एक वीडियो बनाई, माफ़ी मंगवाई उनसे और पूरे इंडिया में वायरल हो गए। सो येस डेफिनिटली बच्चा, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी को थ्रेट दो, किसी को डराओ, किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोलो। नो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। और ऑलवेज़ रिमेंबर कि इंटरनेट पर जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपने एक बार इंटरनेट पर आ गए हो, तो आप बिल्कुल भी अपनी प्राइवेट लाइफ़ नहीं जी रहे हो। आपकी हर एक लोकेशन, हर एक कॉल डिटेल्स, आपकी हर एक रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। भले ही कितना भी व्हाट्सएप बोले कि हम आपकी कुछ चीज़ें चेक नहीं करते हैं, हम आपकी कोई चैट को इनक्रिप्टेड नहीं, सब कुछ आप लोगों के लिए जो है हैक है, चीज़ें निकाली जा सकती हैं। आपके कमेंट सेक्शन की हिस्ट्री, आपके वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ ट्रेसेबल। देयर इज़ नथिंग दैट जस्ट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। सब कुछ डेटा लीक किया जा सकता है। अरे एक बात बताओ, जब लिंक पर क्लिक करने से लोगों के अकाउंट खाली हो सकते हैं, तो आपकी हिस्ट्री ट्रैक करना कितना ईज़ी है। आपने पूरे दिन में कितने हेट कमेंट्स करे हैं, आप कितने घंटे कौन-सी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहे हो। आपने कभी देखा है कि आप कोई मन में ही शूज़ सोच रहे होते हो, आप बातें कर रहे होते हो अपने फ्रेंड से कि मुझे ये वाले शूज़ लेने हैं, मुझे ये वाली चीज़ें खरीदनी है और उसके ऐड आपको आने लगते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये हुआ है किसी के साथ? जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है? ये हुआ है? ये हुआ है किसी के साथ कि हम सोचते हैं और वो ऐड आने लगते हैं हमारी फीड में? होता है ना? क्यों? बिकॉज़ वो बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं बच्चा, जो आपके ऑडियो को भी ट्रैक कर रही हैं, लाइक व्हाट यू गाइज़ आर एक्चुअली टॉकिंग। बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपके डेटा को ट्रैक कर रही हैं, जो आपकी आवाज़ें सुन लेती हैं और फिर वो आपको ऐड दिखाने लग जाती हैं। सो येस, दैट्स देयर बच्चा, है ना? है ना? है ना? है ना? चलो, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इस पे आपको पता है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एन्जॉय पावर्स बिकॉज़ उनकी पावर्स क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो मतलब रेसिडरी की, तो उसके पास यूनियन लिस्ट का रूल होता है, ठीक है? यूनियन लिस्ट की चलती है। चलो क्वेश्चन बोलो जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, very good everyone. Decentralization can be defined as systematic distribution of authority or power at every level of government. In India, it is central and state and at the village level. ठीक है? So this was apparently the question that you were supposed to understand. Next question है बच्चा, mention the dual objective of federal system of government. ड्यूअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल सिस्टम वही जो पावर को हम लोग शेयर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटी को हम लोग अकोमोडेट कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया था बच्चा? स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था, सिंपल सी बात है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, जिसमें कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट था जो लैंग्वेज बेसिस पर बना था। ठीक है, चलो कुछ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस भी थे हमारे पास, कहाँ गए वो? लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस भी देख लेना आप लोग आराम से। और अपेरेंटली बच्चा आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर चाहिए, बहुत सारे सैम्पल पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी।
ये आपको जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो लेयर बाय लेयर होती है, उसके कुछ फीचर्स बताने हैं। बहुत ही ईज़ी है, 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली बहुत आया हुआ है और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस भी है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट के साथ दी जाती है तो वो फेडरल सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल पर। पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें अपनी पूरी सुप्रीम पावर को, अथॉरिटी को दिखाते हैं, ताकि सो दैट पावर हर एक लेवल पर शेयर हो जाए। कोई एक टॉप लेयर पर नहीं बैठा है, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं जो बहुत सारे लेवल्स पर बैठ के गवर्नमेंट को संभाल रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है तो। ठीक है, चलो अब 2-3-4 फीचर्स बताने हैं, इसमें 3 फीचर है लेकिन मैंने ज़्यादा डाल दिया, अगर 5 मार्क्स में आ जाता तो ये सारा लिख देना। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 2 या उससे ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे इंडिया में 3 है, 2 तो होने ही चाहिए लेकिन 3 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम और इंडिया में जो है 2 है, सॉरी 3 है। हर गवर्नमेंट का, हर लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब कि कौन क्या डिसीजन लेगा, उस पर कौन जज, कौन क्या सज़ा सुनाएगा, वो बच्चा डिसाइड होता है। जैसे कि कभी आपने सुना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे इंडिया के लिए और हाई कोर्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। एक स्टेट के लिए या 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है बिकॉज़ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे किसी की जगह की पॉपुलेशन कम होती है, तो एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत सारे एरिया में होता है, ठीक है? तो ये भी आपको देखना होगा कि सेम सिटीजन को जज करने के लिए डिफरेंट लोगों को रखा हुआ है हमने, सो दैट एक ही इंसान डिसीजन नहीं सुना रहा है। राजस्थान के लोगों का जुरिस्डिक्शन राजस्थान के लोग ही समझेंगे, वहाँ के जज हैं, वहाँ के जज ने राजस्थान के बारे में सारी पढ़ाई करी है। सो हो सकता है कि आप पूरे इंडिया के जज हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में ही हैं, या फिर आप हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में। गेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट को बच्चा ये पावर जो है दी होती है, जो भी डिस्प्यूट होगा वो उसके जो भी गवर्नमेंट के बीच में, मान लो हरियाणा की गवर्नमेंट लड़ने लग गई, मोदी जी लड़ने लग गए, आपस में 2 स्टेट्स लड़ रहे हैं, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा उनका डिस्प्यूट। ये पानी के लिए भी लड़ते हैं, आपको पता नहीं, इंडिया में लोग पानी के लिए लड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जिसके पानी के लिए कि हाँ, ये पानी तो हमारा ज़्यादा आता है, ये पानी, ये लोग एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार है पानी के लिए। तो ऐसे डिसीजंस में भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फंडामेंटल प्रोविजन गिवन है बच्चा, और ये कोई भी लेवल अपने आप नहीं हटा सकता है कि मन कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट मैम ज्यादा पावरफुल होती है तो वो स्टेट के हक छीन लेगी। नो नो नो, ये ऐसे भी नहीं हो सकता है। अकेले मैं किसी की पावर नहीं हटा सकती हूँ, पूछ के तुम्हारी पावर हटा दो, अगर वो एग्री करेंगी ऑब्वियसली अपनी पावर को हटाने नहीं देगा। तो यस, कलेक्टिवली डिसीजन ले सकता है लेकिन एक सिंगल हैंडेडली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। द डिविजन ऑफ पावर आर डिफाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव पावर। जितनी भी पावर डिवीजन है बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, उनको पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर, प्लीज लेट मी नो। बताओ जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ तक? जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? जल्दी से बताओ। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाले पोर्शन से बच्चा आपसे सवाल पूछा है मैम। अच्छा टाइम, हाँ ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं ना तो यू कैन डू देम, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबको पता है इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक इंसान से पावर उठा के बहुत सारे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, आओ देखते हैं। देखो इंडिया, यहाँ पर ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, ये पूरा हमने आंसर का इंट्रोडक्शन कर दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बचा द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनेबल होती है इन जो है, ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट एरियाज की बातें नहीं सुन सकती क्योंकि वो दिल्ली में बैठी हुई है, और दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, गुजरात के लोगों की बात, राजस्थान के लोगों की बात शायद नहीं सुन पाएगी, तो वहां पर हमने एक सरकार रख दी। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। लोकल लेवल पर तो हम और ज्यादा अपनी बातों को रख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली अपनी डिमांड्स कर सकते हैं, और उसके वजह से विमेन भी 33% यहाँ पर आ जाएगी, विमेन का भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। सेंट्रल और स्टेट बर्डन का बर्डन भी कम हो जाएगा कि हम थोड़े कम टेंशन लेंगे, छोटे छोटे मुद्दों की भी टेंशन हमें लेनी है कि जो है गांव से लोग आते हैं कि हमारे यहाँ पर नल में पानी नहीं आ रहा है ना, हमारे तो गाय चोरी हो गई, हमारी तो भैंस चोरी हुई, ये सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें थी उसको प्रॉब्लम लोग लेके यहाँ पर नहीं आएंगे, वो लोकल लेवल पर ही उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैम वो हमारे एरिया में छीना झपटी बहुत हो रही है,
अब मोदी जी को थोड़ी फ़ोन लगाएँगे, "अरे सर वो ना यहाँ पर चोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ज़रा देखना आप एक बार पुलिस भिजवा दो।" नो, हम लोकल पुलिस स्टेशन में जाएँगे, कंप्लेन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। इससे बच्चा डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी क्योंकि लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको लोग भेज दिए गवर्नमेंट ने कि ये लोग हैं, इनको कंप्लेन कर लो जाके। वो अगर आपका सॉल्यूशन नहीं करते फिर हमें बताना। नहीं सॉल्यूशन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली अपनी जॉब्स खो बैठेंगे, है ना? एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एज़ वेल। ये 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि 6 पॉइंट छोटे-छोटे तो 6 के 6 लिख के आ सकते हो, अगर इनमें से 5 भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्राई टू आंसर कि सारे के सारे लिख दो आप। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में समझ आई होंगी। आपने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड रिविज़न कर लिया है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं जिसमें मैंने आपको 4-4 5-5 घंटे तक पढ़ाया हुआ है। तो वो वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हो और अपनी एसएसटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आप आज पहली बार आए हो। अगर आज आप सेशन में पहली बार आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अब हम जो है दिसंबर मतलब कि मंडे से हमारा और भी बहुत अच्छा सेशन शुरू होने वाला है। बहुत सारी पढ़ाई करेंगे हम लोग और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे साथ-साथ। अब आपके बोर्ड्स, प्री बोर्ड सब कुछ सर पर आ चुके हैं। प्लीज़ अब तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दो। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।